नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीपीएससी के हार्डेस्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन को जो बीपीएससी में आते हैं उसको भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने बीपीएससी सहित सारे स्टेट पीसीएस सहित सीडीएस, यूपीएससी के 30 वर्षों के क्वेश्चन और एनडीए, सीडीएस और जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है उसके सारे प्रश्नों को मैंने ज़बरदस्त तरीके से हल कर रखा है और मुझे पता है कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। मैंने पहला वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपको ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, पहला वीडियो जो मैंने डाला था ये वाला वीडियो है, तो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, जहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन भी किया था और बताया था कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से, स्मार्ट टेक्निक से और कैसे आप लॉजिक, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं जो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीपीएससी के लिए जो 2026 में बीपीएससी होने वाला है उसके लिए आप पीवाईक्यू ढूंढ रहे हैं कि पीवाईक्यू को समझ कर तैयारी किया जा सके, कैसे पीवाईक्यू हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर वाइज उनका क्या वेटेज है, अगर ये सारी चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैनल पर अपलोड वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों रखा है? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, मेरा लक्ष्य ये भी है कि आप चीज़ों को समझ सको। ये मैपिंग का क्वेश्चन है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट मैपिंग को इग्नोर करके जाते हैं। वो मैपिंग को, इंडिया की मैपिंग को, इंटरनेशनल मैपिंग को उतना अच्छे से करके नहीं जाते हैं। तो मैं दोस्तों कहूँगा कि मैपिंग के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें भी मैपिंग के मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे दोस्तों, और आप इसी वीडियो में जाकर उस मैपिंग की सीरीज को देख सकते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से बीपीएससी भी कई क्वेश्चन मैपिंग के पूछती है, तो आपको तैयार करके जरूर जाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक कर देते हो तो मैं मैपिंग की सीरीज लाऊंगा, जहां पर मैं इंटरनेशनल और देश के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैपिंग करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको 100 लाइक्स करने होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते समय आप देखोगे जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो प्रश्न आपके सामने है, वो है सुंडा ट्रेंच। दोस्तों, ये चर्चा में रहता है। मैंने आपको कहा है मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाना। जो लोग पढ़ रहे हैं मैपिंग जरूर करके जाना, मैपिंग को छोड़ के नहीं जाना। ये आपको, ये है, आप इसको मैप में जाकर देख सकते हो। ये मैपिंग का है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इंडोनेशिया जो द्वीप है उधर ही पड़ता है ये। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है। ये क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित तुलनाओं के आधार पर हिमालय नदी की तुलना प्रायद्वीपीय नदी से करें। ठीक है, चलो करते हैं। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। दोस्तों, ये कथन सही है, याद रखना, ये कथन सही है। और मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी गई है। एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी गई है, सेम यही लाइन लिखी गई है। इसलिए ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। तो क्या ढूंढना है? सही ढूंढना है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर गलती की, अगर यहाँ पर आपने गोला नहीं किया और आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा कि सही पूछा था गलत, तो ये बीपीएससी एस्पिरेंट की बदनामी होगी। अब इसके विकल्प को देखते हैं। तो एक होना चाहिए हमेशा। तो देखो दोस्तों, मतलब ये आपका कट गया। अब बचता है 3, यानी दोस्तों आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, 75% तक आप पहुंच गए हैं। इसके बाद देखते हैं, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक तीव्र होती है। दोस्तों, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी में लिखा है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 11। दोनों ही क्वेश्चन जो है क्लास 11th वाली एनसीईआरटी में लिखे हैं। जो पार्ट 2 आता है ना, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है पार्ट 2, जिसमें भारत का भूगोल दिया हुआ है ना, वो वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यही स्टेटमेंट सेम उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलिए देखते हैं। 2 सही है, मतलब ये भी सही है, और इसके बाद दोस्तों ये भी सही, मतलब आप फिर से 50% तक आ गए दोस्तों। याद रखना, आप 50% तक आ चुके हैं। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने मार्ग में अधिक कटाव करती है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने मार्ग में अधिक कटाव करती है। दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो यार,
प्रायद्वीपीय नदियों में उतना ताकत नहीं होती है। जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो हमेशा पानी आता रहता है उनके साथ, तो उनमें ताकत बहुत होती है, इसलिए वो ज़्यादा कटाव करेंगी। और ये कमज़ोर नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं, ये नदियाँ बर्फ़ के पिघलने से नहीं निकल रही हैं जिस तरीके से, और वो नदियाँ बहुत ही ताकतवर होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहुत ताकतवर होती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं ये। तो ये दो स्टेटमेंट मुझे लग रहा है गलत। तो प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने मार्ग में अधिक कटाव करती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट लग रहा है मुझे गलत, इसलिए मैं इसको दूंगा काट, यानी बचा अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया सही आंसर। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। दोस्तों आंसर कुछ भी हो ये ध्यान नहीं देना है, आपको यही ध्यान देना है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बड़ी ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप और अपनी स्किल्स के साथ अटेम्प्ट ले सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि देख के आता होगा इसलिए बता रहा है। नहीं दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। मैं आपको देख के आके बताता तो डायरेक्ट ही सॉल्व करा देता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनको लेने की कोई ज़रूरत है क्या दोस्तों। मैंने इसलिए लिया है कि ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ये जो हर्षवर्धन वाला है और ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने इस वाले वीडियो में दोस्तों जो ये वाला वीडियो है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वाले वीडियो में मैंने इसको कवर करा रखा है। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, जो मैंने पहला वीडियो दोस्तों बनाया है, इसी वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन मुझे मिले थे, है ना। इनका जो तरीका था वो अलग था, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट में पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन सेम यही था दोस्तों, सेम यही था। कहना ये चाहूँगा बीपीएससी रिपीट भी करता है तो प्रीवियस ईयर की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिलेंगे। तो आप इसको यहाँ से देख के कर लेना, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसी वीडियो में मैंने करा भी रखा है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखो यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा मृत सागर से नहीं लगती है। मैं ये क्यों करा रहा हूँ, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे आप कर लोगे दोस्तों। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है बीपीएससी के लिए। मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैपिंग करके जाना, क्योंकि आपके कई क्वेश्चन सही हो सकते हैं, आपको कई क्वेश्चन का लाभ हो सकता है अगर आप मैपिंग करके जाओगे तो। इसको हल्के में मत लेना दोस्तों, इसको हल्के में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मैपिंग नहीं करके जाओगे तो आपको नहीं पता होगा इसका आंसर क्या है। ये छोड़ो, आप मुझे बोलोगे मैं मैपिंग करा दूंगा, लेकिन ये आप ध्यान रखो कि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखो यहाँ पर। बाकी तो मुझे तो पता है, मैं मैपिंग में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मृत सागर, आप देखोगे ना जो मृत सागर है ना, वो जॉर्डन और फिलिस्तीन भी आता है उसमें, और इजराइल भी आता है। जो मृत सागर है ना दोस्तों, वो ऐसे इधर से आप देखोगे इजराइल टच कर रहा होगा, इधर ही आप देखोगे फिलिस्तीन है और इधर जॉर्डन है, तो ये तीनों देश आपस में टच करते हैं। लेबनान थोड़ा सा आगे है, लेबनान थोड़ा सा दूर है, तो ये टच नहीं करता है। ये मैपिंग का पार्ट है, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए लाया हूँ कि आप थोड़ा सीरियस हो सको मैपिंग के लिए, ठीक है। तो इसको मैं मिट देता हूँ, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर की कोई बात नहीं है दोस्तों इसमें, बस मैपिंग ध्यान रखना, मैपिंग करके ही जाना। इसके बाद क्वेश्चन आता है ये, इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें आपकी स्किल काम आएगी दोस्तों। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसलिए मेरे पास स्किल है। चलिए देखते हैं, ये इकोनॉमी का है। मैं हर एक सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चन उठाता हूँ जो थोड़ा सा टफ है या बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए उनको सॉल्व करने में, या मुझे ये भी बताना है कि रिपीटेड हैं या फिर ये क्वेश्चन मैपिंग के हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में संभावित रूप से योगदान दे सकते हैं। देखो मुद्रास्फीति क्या होती है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, यानी महंगाई, सिंपल लैंग्वेज में महंगाई है। तो आप देखोगे सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये बात दोस्तों क्या है, ये सही है। अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे ही सरकारी खर्च बढ़ते हैं, सब्सिडी बढ़ता है और भी जो खर्च है वो बढ़ते हैं, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। देखो तो मतलब ये सही हो सकता है, ये मतलब एक स्टेटमेंट दोस्तों मैंने काट दिया। ये ध्यान रखना दोस्तों, बीपीएससी स्टूडेंट की बदनामी नहीं करानी है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और सुस्त आर्थिक विकास,
ये भी देखो महंगाई का क्या है रीजन है, क्योंकि देखो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, जैसे ही औद्योगिक उत्पादन गिरावट होगी, चीज़ें कम होगी, डिमांड उनकी बढ़ेगी, मतलब महंगाई भी बढ़ जाएगी। अब खुद सोचो इसको, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अरे हाल ही में देख लो पेट्रोल डीजल कम है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ रही है, इसलिए क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये भी दोस्तों मुझे सही लग रहा है, यानी ये देखोगे आप, और ये यानी आपको, आपने ये देखा कि भाई आप दो ही स्टेटमेंट को देखकर समझकर 50% तक पहुंच गए हो। इसके बाद आता है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। अगर आपको मान लो नहीं पता, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी है ना, ये क्या हो सकता है दोस्तों, मुझे पता है क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है। आपको लग रहा है कि शायद मतलब कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, मतलब उपभोक्ता खर्च में कमी करेगा तो मतलब महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। ये तो थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, हर एग्ज़ाम में होता है। चौथा देखो, घरेलू मुद्रा की सराहना निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी की ओर ले जाती है। आप खुद देखो, जो देश निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही आयात कर रहे हैं, उनके यहाँ चरम महंगाई देखने को मिलती है। महंगाई से बचने के लिए हमें ज़्यादा निर्यातक भी होना होता है ताकि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सही होगा। अब चौथा सही है, इसलिए यही स्टेटमेंट हो जाएगा सही, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहना है। आपको कई बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं समझ में आया होगा, नहीं बना होगा, फिर भी आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से अपनी स्किल से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्यों लाया हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन सबको नहीं पता होता है करने का तरीका। मैंने ये वाले क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में बताए हैं दोस्तों। ये चलो देखते हैं। एक है ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति मतलब ग्रे क्रांति दोस्तों, मतलब ग्रे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि किससे संबंधित है ये, लेकिन दोस्तों गुलाबी क्रांति मुझे पता है। गुलाबी क्रांति क्या है, मुझे पता है कि गुलाबी क्रांति, अब देखोगे कि गुलाबी क्रांति मतलब अंडे से तो नहीं होगी, क्योंकि अंडा तो सफ़ेद होता है। टमाटर और मांस तो ये तो रेड होते हैं, तो मतलब गुलाबी तो ये नहीं होते हैं। प्याज का उत्पादन, प्याज दोस्तों गुलाबी कलर लगभग होती है। उर्वरक तो वैसे भी नहीं होगा गुलाबी कलर। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि यार प्याज हो सकती है, प्याज होगी गुलाबी कलर, हो सकता है गुलाबी क्रांति जो है प्याज के उत्पादन को ही हो। दोस्तों मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, आंसर गलत भी हो सकता है। तो मतलब मुझे ये लग रहा है कंफर्म, यानी बी का 1, तो बी का 1 मतलब दो तो कट गया, दो तो कट गया दोस्तों। अब दोस्तों हम 50% तक आ चुके हैं। अब देखते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित हो सकती है दोस्तों, उर्वरक से तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उर्वरक लाल होता भी नहीं है। अंडे सफ़ेद होते हैं दोस्तों, इससे भी नहीं होगा। टमाटर और मांस, देखो दोस्तों अगर देखोगे टमाटर और जो कच्चा मांस होता है उसका भी कलर लाल ही होता है, तो हो सकता है कि लाल क्रांति किससे संबंधित हो, टमाटर से। तो D2 यहाँ पर भी, यहाँ पर ही दोस्तों, फिर से इसने फंसा दिया। अगला दोस्तों देखते हैं ग्रे क्रांति। ग्रे क्या होता है दोस्तों, सोचो भाई सोचो। ग्रे क्रांति तो रजत क्रांति, रजत क्रांति मतलब क्या, थोड़ा सा इंग्लिश इसको जरूर देख लेना। रजत क्रांति मतलब क्या है, और ग्रे क्रांति, ग्रे कलर क्या होता है, मतलब ग्रे कलर, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ग्रे क्रांति जो होगी वो उर्वरक हो सकता है दोस्तों। मुझे लग रहा है ग्रे जो है उर्वरक हो सकता है, और रजत क्रांति जो है अंडा हो सकता है ना। रजत क्रांति जो है अंडा हो सकता है। तो मैं पहले के साथ जाना चाहूँगा दोस्तों, मेरी स्किल तो यही कहती है, दो में से कोई आंसर तो होगा ही। आप 50% तक पहुँचते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप इसको गलत भी कर सकते थे। जब आप 50% तक पहुँचते हो, जब आप एलिमिनेट करना सीखते हो, जब आप अपनी स्किल का प्रयोग करते हो, तो काफ़ी करीब होते हो आंसर की। तो मुझे तो पहले लग रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या होगा। तो ये है आंसर, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर निकाल लोगे, और ऐसे प्रश्नों का आंसर मैंने निकाला था इसी वीडियो में दोस्तों। इसी वीडियो में आपको बता दूं फिर से, इसी वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न को सिखाया है कि आप कैसे हल कर सकते हो, यहाँ पर भी मैंने बता दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये किससे दोस्तों, ये है इकोनॉमिक्स से। तो इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, अब मुझे दोस्तों नहीं पता, क्योंकि पंचवर्षीय योजना पता नहीं कब की थी, मैंने पढ़ा भी नहीं उसको,
और बहुत पुरानी योजना है, यूपीएससी के लिए मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं यार कि ये पंचवर्षीय योजना कब की थी, पुरानी थी, मुझे नहीं पता दोस्तों। अभी अब कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे, मैं बिल्कुल ही मतलब गधा हूँ अभी तो। अब इसको देखो, आप खुद सोचो, विकास होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता भाई, आधुनिकीकरण होगा, हो भी सकता है, आत्मनिर्भरता होगा, हो भी सकता है दोस्तों, मुझे भी नहीं पता अभी तो। दोस्तों आप खुद बताओ, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? ये इकोनॉमी से संबंधित है। अगर चैप्टर देखो तो ये इकोनॉमी का ही है, तो आपको जानते होंगे। तो मान लेते हैं आर्थिक विकास के लिए थी, मुझे नहीं पता। पर आप खुद सोचो कि आर्थिक विकास की बात करने वाली पंचवर्षीय योजना, साहित्य भाई कैसे आ गया इसमें? साहित्य से इसका क्या मतलब? कुछ मतलब है? कोई मतलब है नहीं भाई, बहुत बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है भाई, कोई मतलब है नहीं, दूर दूर तक ही नाता नहीं है। तो भाई इसको मारो तुम गोली, भाई इसको मारो तुम गोली। अब इसको देखते हैं भाई, 4 यहाँ पर है, 4 तो हमको पता है नहीं होगा, कन्फर्म पता है नहीं होगा। दोस्तों आप इसको गलत करके आते, दोस्तों आप इसको गलत करके आते, लेकिन आपने सही टेक्निक का प्रयोग किया और आपने सही आंसर निकाल लिया। आप देखो, इसमें कोई जादू नहीं है दोस्तों, इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आप पहले ऊपर से देखते, मैं हमेशा कहता हूँ पहले आपको जो पता है विकल्प, आप उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद दूसरे विकल्प को सॉल्व करने की कोशिश करो। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते थे। मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन की एक वीडियो में पहले भी ला चुका हूं, ये वाला वीडियो जहां पर मैंने बहुत ही स्मार्ट टेक्निक के साथ ज़बरदस्त प्रश्नों को यहां पर हल करके दिखाया है, और आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप बीपीएससी की पीटी के प्रश्नों को देखकर चैप्टर डिसाइड करना चाहते हैं कि लास्ट में कौन से चैप्टर का रिवीजन करें, कौन से चैप्टर हैं महत्वपूर्ण, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, और साथ में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर हमने नहीं पढ़ा है, मान लेते कोई क्वेश्चन बाहर से आता है, वैसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है ये, या कोई क्वेश्चन जो आ चुका है भविष्य में क्या आएगा उसकी कैसे तैयारी करनी है, सारा कुछ मैंने इस वाले वीडियो में बता रखा है दोस्तों। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम की और इसकी जो आईडी दी गई है, इसको टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये हमारा चैनल है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ।